नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सोलर एनर्जी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ए सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट। देखो, जो सोलर कलेक्टर होता है उसका फंक्शन, उसका काम क्या होता है। सोलर कलेक्टर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, या फिर सोलर एनर्जी को रेडिएशन करता है, या फिर सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी या हीट में कन्वर्ट करता है, या फिर सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर होगा, जो सोलर कलेक्टर होता है उसका काम होता है वो सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी या हीट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो, ये होता है सोलर कलेक्टर। जब इसमें क्या होता है ना, सोलर एनर्जी आता है, ये सोलर एनर्जी को हमारा हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सैटेलाइट दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज डैश। देखो, जो सैटेलाइट होता है, ये सैटेलाइट का जो एनर्जी होता है उस एनर्जी का सोर्स क्या होता है। मीन्स सैटेलाइट का एनर्जी का सोर्स क्या होता है। क्रायोजेनिक स्टोरेज होता है, या फिर बैटरी होता है, या फिर सोलर सेल होता है, या एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट का एनर्जी का सोर्स हमारा सोलर सेल होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो, जो हमारा सैटेलाइट, ये देखो, ये फिगर हमारा सैटेलाइट का है। जब हम धरती से, जमीन से सैटेलाइट को आसमान की तरफ छोड़ते हैं तब हमें क्रायोजेनिक इंजन का जरूरत होता है। एक बार ये क्रायोजेनिक इंजन सैटेलाइट को आसमान में लेकर पहुंचाता है, उसके बाद क्या होता है ना, जो ये इसका फंक्शन करता है, काम करता है, वो सारे के सारे काम ये सोलर सेल से ही करता है। क्योंकि उसके जो आसमान में एक बार पहुंचने के बाद उधर क्रायोजेनिक इंजन और काम नहीं करता है, और सिर्फ सोलर सेल से ही वो रिचार्ज होकर ये हमारा सैटेलाइट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पावर जनरेशन फॉर सोलर सेल। जो सोलर सेल होता है, इसी सोलर सेल से जब हम पावर जनरेशन करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ये वेरिएबल पावर प्रोड्यूस करता है, या इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, या इसका जो अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलता है, या इसके रिक्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा, जो सोलर सेल होता है, जब हम सोलर सेल से पावर जनरेशन करते हैं तब हमें इनिशियल बहुत ज़्यादा कॉस्ट, ये इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो, इतना सारा होता है उसका डिसएडवांटेजेस। देखो, ये हाई इनिशियल कॉस्ट मीन्स स्टार्टिंग के टाइम जब हम एक सोलर सेल को इंस्टॉल करेंगे तो अब क्या होगा ना, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और इतना सारा उसका एडवांटेजेस है और ये उसका डिसएडवांटेजेस है। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन एट अर्थ सरफेस ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो, जो हमारा अर्थ जो ऑब्जर्व करता है सोलर रेडिएशन को, जो सूरज से जो किरणें आता है उसका जो रेडिएशन आता है अर्थ ऑब्जर्व करता है। तो कौन, ये जो अर्थ जो इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, इसके इस ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसको कौन कौन हेल्प करते हैं। अर्थ को सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व करने के लिए कौन कौन ऑब्जर्व करते हैं। ओजोन गैस हेल्प करता है, या फिर वाटर वेपर इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसलिए ऑब्जर्वेशन होता है, या ऑल, ये सारे के सारे हमारा सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर होगा, ओजोन गैस होता है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों होते हैं, क्या करते हैं ना, सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। देखो, ये जो फिगर है, देखो इस फिगर में देखो, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओजोन गैस, और ये जो क्लाउड है, क्लाउड में हमारा वाटर वेपर रहता है। तो इसलिए ओजोन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या करते हैं ना, जो सोलर रेडिएशन होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पायरोनोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। देखो, जो पायरोनोमीटर होता है वो इनमें से किसको मेजर करता है। डायरेक्ट रेडिएशन, ये एजुकेशन नहीं है, रेडिएशन है। डायरेक्ट रेडिएशन को मेजर करता है, या डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर करता है, या दोनों को मेजर करता है, या किसी को भी मेजर नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा, जो पायरोनोमीटर होता है वो डायरेक्ट रेडिएशन को भी मेजर करता है और डिफ्यूजन रेडिएशन को भी मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो, ये जो होता है ये होता है हमारा पायरोनोमीटर, ये वाला देखो पायरोनोमीटर होता है। जब सूरज मीन सोलर रेडिएशन आता है इसको ये मेजर करता है, इसका टेम्परेचर कितना रहता है ये इसको मेजर करता है। ये चाहे डायरेक्ट रेडिएशन हो सकता है या फिर डिफ्यूजन रेडिएशन होता है, दोनों को इस पायरोनोमीटर मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इज एस्टिमेटेड टू लास्ट फॉर डेज मोर। देखो जो ऑयल होता है ये और कितना साल तक हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा उसके बाद क्या होगा ना, ये ऑयल इस धरती से ही गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 100 साल के अंदर या 500 साल के अंदर या एक डिकेड मीन्स 10 साल के अंदर या फिर 800 ईयर के अंदर ऑयल टोटली ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ऑयल हमें नहीं मिलेगा, धरती पे ही नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर होगा लगभग 100 ईयर 100 साल के अंदर तक ये ऑयल क्या होगा, दुनिया से ही गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ऑयल के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो आज सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फिर भी ऑयल के बारे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब ऑयल ख़त्म होगा तब हमारा जो ये बाइक हो सकता है या कार हो सकता है, ये फंक्शन कैसे करेगा। देखो जब ऑयल ही ख़त्म होगा तब हम मान लो बैटरी बाइक जो होता है उसको क्या करेंगे, ई बाइक लाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो बैटरी से चलता है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। तो इसीलिए जब 100 साल के बाद ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो अब हमारा क्या होगा ना, इस इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एनर्जी का यूज ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर रेडिएशन हुईच रिचेस दिस सरफेस विदाउट स्कैटरिंग और ऑब्जर्व इज कॉल्ड। देखो जो सोलर रेडिएशन, देखो मान लो ये सूरज है, इधर से किरण है, ये रेडिएशन आ रहा है, ये जो रेडिएशन डायरेक्ट ज़मीन तक, ये अर्थ है, धरती है, डायरेक्ट ज़मीन तक आएगा, बीच में ना ही क्लाउड आएगा, ना ही कोई डस्ट पार्टिकल आएगा, कुछ नहीं आएगा, ना ही स्कैटरिंग होगा, ना ही कोई ऑब्जर्व करेगा, डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आएगा। तो इसको हम, इस रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, बीम रेडिएशन कहेंगे, या इंफ्रारेड रेडिएशन कहेंगे, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहेंगे, या डिफ्यूज रेडिएशन कहेंगे। तो इसका आंसर होगा जब सूरज का जो रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट ज़मीन में आकर गिरता है, वो ना ही स्कैटरिंग होता है ना ही ऑब्जर्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीम रेडिएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट सोलर एनर्जी यूज फॉर। देखो जो सोलर एनर्जी होता है उसको हम 2 टाइप यूज करते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं, वाटर हीटिंग में करते हैं, डिस्टिलेशन में भी करते हैं, ड्राइंग में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिज। जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी होता है इसको हम वाटर हीटिंग में भी यूज करते हैं, डिस्टिलेशन में भी यूज करते हैं, ड्राइंग में भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा सोलर सेल, इधर से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, इधर देखो ये कोल्ड वाटर इधर आ रहा है इसके अंदर, और इधर क्या होता है, हीट वाटर फिर से वापस निकल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सोलर कलेक्टर है ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस हीट क्या करता है, इस वाटर को हीट करता है। इस हीटेड वाटर क्या होगा, इस पाइप के थ्रू बाहर जा रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। देखो मान लो ये हमारा एक अर्थ है और ये सोन है, सोन से किसी डेफिनेट पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर जो सूरज का रेडिएशन, सोन का रेडिएशन गिरता है उसको हम क्या कहेंगे, इंसोलेशन कहेंगे, या बीम रेडिएशन कहेंगे, या डिफ्यूज रेडिएशन कहेंगे, या इंफ्रारेड रेज कहेंगे। तो इसका आंसर होगा सूरज के ऊपर, मान लो ये हमारा धरती है, इधर हमारा सोन है, सोन से किसी डेफिनाइट एरिया पर, किसी डेफिनाइट जगह पर जब सोलर रेडिएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसोलेशन इज लेस। देखो मैंने अभी बोला इंसोलेशन किसे कहते हैं ना, जब सूरज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जितना लाइट, जितना एनर्जी गिरेगा उसको ही हम, अगर ज़्यादा एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरेगा तो इंसोलेशन ज़्यादा होगा, और अगर कम लाइट गिरेगा वो कम इंसोलेशन रहेगा। तो ये लेस इंसोलेशन कब होता है, मीन्स कम इंसोलेशन कब होता है, जब सन इज लो, जब सन लो होता है, या फिर सन राइट एबव द हेड के ऊपर जब सूरज रहता है, या नाइट में, या सन जब सन राइज होता है। तो इसका आंसर होगा व्हेन सन इज लो। सन जितना लो नीचे रहेगा उतना ही क्या होगा ना, जो पर्टिकुलर एरिया पे जितना लाइट गिरता है वो उतना ही कम होगा। अगर देखो ये वाला फिगर देखो, मान लो ये धरती है, इस पर यहाँ पर हेड के अबव है सूरज, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया पे रेडिएशन हो रहा है ये बहुत हाई रहेगा। अगर थोड़ा लो रहेगा तो इधर और थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि थोड़ा इधर उधर
इधर उधर डाइवर्ट होगा। उसके बाद देखो और नीचे, अगर नीचे आएगा लो आएगा तो और डाइवर्ट होगा। तो इसीलिए व्हेन सन इज लो, जितना लो होगा उतना ही इंसुलेशन लेस होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुइच फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन। देखो सन से जो एनर्जी रेडिएट होकर जमीन के तरफ आता है वो कौन सी फॉर्म में आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर्म में, या इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर्म में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, या ट्रांसवर्स फॉर्म की वेव की फॉर्म में। तो इसका आंसर होगा सन से जो एनर्जी रेडिएट होकर आता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो जो वेव होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। जो नॉन मैकेनिकल वेव होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो मैकेनिकल वेव होता है वो हमारा 2 टाइप होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो मैकेनिकल वेव होता है, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, इसमें क्या होता है ना, जब ये एनर्जी ट्रांसमिट होता है या रेडिएशन होता है कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। मान लो ये सूरज है, सन से जब एनर्जी रेडिएशन होता है तो उसमें ये जो एनर्जी आता है धरती के पास, तो बीच में क्या होता है ना, वैक्यूम रहता है, कोई भी ना ही एयर है ना कुछ भी नहीं है, तो बिना मीडियम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होता है। लेकिन जो मैकेनिकल वेव होता है उसके लिए हमारा मीडियम की ज़रूरत होता है। मान लो ये हमारा ट्रांसवर्स वेव है, जो ट्रांसवर्स वेव होता है ये पानी में होता है। देखो पानी ऊपर नीचे होता है, ऐसे रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है ये हमारा पानी वाटर में होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो हमारा एयर में होता है, साउंड में होता है। तो ये दोनों हमारा वेव के लिए होते हैं, मीडियम के लिए होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोलर मटेरियल इज। देखो इनमें से जब किसी भी सोलर मटेरियल में इनमें से कौन सा सोलर में इनमें से कौन सा मटेरियल को हम सबसे ज़्यादा वाइडली यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। आर्सेनिक मटेरियल को ज़्यादा यूज करते हैं सोलर में, या कैडमियम को ज़्यादा यूज करते हैं, या सिलिकॉन को ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर स्टील को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा सोलर में हम सबसे ज़्यादा सिलिकॉन को ही यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हमारा धरती होता है, पृथ्वी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है हमारा ऑक्सीजन मिलता है, और सेकेंड हाईएस्ट क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। देखो ये होता है हमारा सोलर सेल, उसमें देखो ऊपर में ये होता है पी टाइप सिलिकॉन, नीचे है एन टाइप सिलिकॉन। तो इस सिलिकॉन मेटल की ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सोलर सेल में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी हैज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एमंग ऑल द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो जितना सारा रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जैसे चाहे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, ये सब जियोथर्मल एनर्जी, ये जितना सारा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी होता है, इनमें से किसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, सोलर का, वाइंड का, थर्मल का, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। तो इसका आंसर होगा जो सोलर एनर्जी होता है इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता है सोलर पैनल, सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस लाइज विद इन द रेंज ऑफ। देखो जो हमारा सोलर का रेडिएशन, मान लो ये सूरज है, सन है, यहाँ से जो रेडिएशन धरती के पास आ रहा है, इसका रेंज कितना रेंज में ये धरती के रेडिएशन जमीन पर आ रहा है। 0.2 से लेकर 0.4 माइक्रोन एनर्जी रेडिएशन हो रहा है जमीन के ऊपर, या 0.38 से लेकर 0.78 के माइक्रोन के बीच में, या फिर 0 से लेकर 0.38 माइक्रोन के बीच में, या 0.5 से लेकर 0.8 माइक्रोन के बीच में। तो इसका आंसर होगा जो सोलर रेडिएशन जमीन रिसीव करता है उसका रेंज होता है 0.2 से लेकर 0.4 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।